प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सामाजिक विज्ञान की आज की इस कक्षा में। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपको पाठ्य पुस्तक लगी हुई है आपदा प्रबंधन, उसके बारे में, आपदा के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपने पिछली कक्षा में आपदा के बारे में पढ़ा भी है। आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। आप भी चिंतन करेंगे कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं, कितना और आपको सजग रहने की और जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपदा कहते किसको है? आपदा वह खतरनाक स्थिति अथवा घटना है जो जनजीवन, संपत्ति अथवा पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाती है। इसे आपदा कहते हैं। यह अचानक घटी हुई घटना होती है। आपने देखा होगा आजकल आप लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, हम एक बहुत बड़ी महामारी, कोरोना महामारी से पूरा देश, भारत और पूरा विश्व जूझ रहा है। उसकी दूसरी लहर आज हमारे सामने है और जो और भी भयंकर स्वरूप लेकर हमारे सामने प्रकट हुई है। यह मानव जनित है। तो जो हमारे सामने जो आपदाएं आती हैं, वो आपदाएं हैं कितने प्रकार की? आपदाएं मुख्यतः 2 प्रकार की हैं। एक आपदा जो प्राकृतिक आपदा है, जो प्रकृति के कारण होती है, जो प्राकृतिक प्रकोप के कारण होती है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी उद्गार, सुनामी आदि आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। आप जिस प्रदेश में, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में भूकंप की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। कभी वो भूकंप आ सकता है। इसके लिए आप विद्यालय स्तर पर, अपने परिवेश के स्तर पर आप उसकी तैयारी करते हैं। विद्यालय में आपको मॉक ड्रिल कराई जाती है। और जो दूसरी आपदा है वो है मानव जनित आपदाएं। इन आपदाओं का जो कारण है वो स्वयं मनुष्य है। जैसे फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलना, गंदा धुआं निकलना, या फिर कहीं पर आग लग जाना, या फिर कहीं गैस का रिसाव होना। ये प्रदूषण इत्यादि जितनी भी आपदाएं हैं ये मानव जनित आपदाएं हैं। इनका कारण स्वयं मनुष्य है, उसी के कारण ये आपदाएं आती हैं। तो आपदाओं के ये मुख्य 2 प्रकार होते हैं। अब आप सोचेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी क्षेत्र में या और दूसरे राज्यों में कहाँ कौन कौन सी आपदाओं की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अब जो हमारा अगला बिंदु है, आपदा प्रभावित क्षेत्र क्या हैं? जो हमारे आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वे क्षेत्र जहाँ किसी आपदा के घटित होने की हमेशा संभावना बनी रहती है। आपदा संभावित क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की सबसे ज़्यादा संभावना बनी रहती है, या फिर भूकंप की बनी रहती है। तो जहाँ जो क्षेत्र इसमें आता है, जहाँ संभावना रहती है, उसे आपदा संभावित क्षेत्र कहते हैं। अब किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी आपदाएं आने की संभावना रहती है? सबसे पहले तो मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूंगा। पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप की संभावना रहती है, भूस्खलन की रहती है, या कहीं बादल फटना, या फिर बाढ़ आना। जो नदी के किनारे रहते हैं वहाँ पर बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के तट पर जो रहते हैं या नदियों के तट पर होते हैं, भारी वर्षा वहाँ पर आना और समुद्रों में चक्रवात आना, सुनामी, लहरें उठना, ये जो तटीय क्षेत्र हैं, हमारे तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, या फिर मुंबई में आप देखते हैं सुनामी आती रहती है। और जो रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर सूखा पड़ जाना, बारिश ही नहीं होना पूरा साल भर, ये भी एक आपदा है। धूल भरी आंधियाँ चलना, रेत साथ में आना, या फिर तूफान आना, उससे भी भारी क्षति होती है। और जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी भारी वर्षा की संभावना रहती है, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट की भी संभावना रहती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आपदाओं की आने की संभावना रहती है। तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आप पता करें। आपको मैंने बताया पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सी संभावनाएं रहती हैं, तो उनके बचाव के लिए आप स्वयं सजग रहें, आप तैयार रहें, आप उसकी पूर्व तैयारी करें, ताकि उन आपदाओं में कम से कम क्षति हो, कम से कम जान माल की हानि हो। प्रिय विद्यार्थियों,
हमने अभी तक आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार की होती है, आपदा के प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी आपदाएं आने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसके बारे में चर्चा की। अब आप स्वयं चिंतन करें कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में कौन कौन सी आपदाएं आने की संभावना रहती है। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो भूकंप की है, बाढ़ की है, भूस्खलन की है, नदियों के किनारे बाढ़ की भी संभावना रहती है। आगे जो हम चर्चा करेंगे कि आपदा तो आती रहेंगी, कुछ प्राकृतिक होंगी, कुछ मानव जनित होंगी, लेकिन उनके जोखिम को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। और आगे जो आजकल गर्मी के मौसम में या फिर महामारी जो हमारे सामने बहुत बड़ी एक आपदा आन पड़ी है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, उससे कैसे जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपदा के जोखिम को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके 3 घटक हैं। सबसे पहले तो हमारे पहले की तैयारी है, और जो दूसरा घटक है वो दुष्प्रभाव को हम कम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कम करेंगे, और तीसरा है रोकथाम। तो सबसे पहले की तैयारी, आपदा के आने से पूर्व की तैयारी जो है, वो समुदायों को आपदा की पूर्व चेतावनी दी जाती है, जैसे भूकंप की या फिर सुनामी की 48 घंटे पहले ही या उससे पहले चेतावनी दे दी जाती है कि आप समुद्र के किनारे ना जाएं, समुद्र में मछुआरे ना जाएं, ये सारी चेतावनियाँ दे दी जाती है। और उसके बाद लोगों को जो वो संभावित क्षेत्र हैं जो आपदा के, वहाँ बसने से रोकना। मान लीजिए बाढ़ की संभावना है तो लोगों को बताया जाता है कि नदी के किनारे घर ना बनाएं, उनके तटों पर घर ना बनाएं, समुद्र के किनारे वहाँ पर ज़्यादा अपना उसके नज़दीक ना जाएं। और उसके बाद फिर हमारी जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको मजबूत करना, ये पूर्व की तैयारी है। और दूसरा जो उसका घटक है, दुष्प्रभाव को कम करना। आपदा के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए मुख्य रूप से आपदा रोधी भवन बनाना, ऐसे भवन जो भूकंप को झेल सकें, ऐसे भवन जिनमें क्षति की संभावना कम हो, या फिर वनों के किनारे घर ना बनाना, जंगल के किनारे घर ना बनाना, या फिर ऐसी जगह जहाँ भूस्खलन की संभावना होती है वहाँ घर ना बनाना। और जो तीसरा घटक है रोकथाम, रोकथाम करके भी हम आपदा का जो जोखिम है उसको कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बांध का निर्माण करना, जिससे बाढ़ का जो पानी है उसको हम रोक सकें, उससे ज़्यादा क्षति ना हो। और उसके बाद जैसे आपने विद्यालय में देखा है, आपके अग्निशमन के आपके यहाँ पर जो यंत्र हैं उनको लगाया गया है, ताकि कहीं अचानक आग लग जाती है तो किस प्रकार से उनका प्रयोग करके हम उस क्षति को कम कर सकते हैं। या फिर आपके विद्यालय में आवागमन के लिए 2 प्रकार के रास्ते हैं, आने के लिए अलग है, जाने के लिए अलग है, ताकि उस समय किसी प्रकार की ज़्यादा क्षति ना हो। तो ये 3 घटक हैं जो आपदा के जोखिम को जिनके द्वारा हम कम कर सकते हैं। उसके बाद आज जो हमारे सामने गर्मी का मौसम है या फिर दूसरी हमारी कोरोना की महामारी जो हमारे सामने आन पड़ी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गर्मियों में सबसे ज़्यादा संभावना रहती है आग लगने की। किसी का घर जल रहा है, किसी की गौशाला जल रही है, या फिर हम जंगलों में एक मानव जनित जो आपदा बोलेंगे हम इसको, मनुष्य स्वयं जाकर अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को आग लगाता है, जहाँ पर पशु पक्षियों के लिए आपदा आती है, उनके बच्चे, उनके घोंसले सब तबाह हो जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसके कारण क्या हैं? सबसे पहले जो आग लगने के कारण, आग लगने का कारण सबसे बड़ा मनुष्य की लापरवाही है, उसकी अपनी स्वार्थी सोच है या फिर लापरवाही है। घरों में कमरे गर्म करने के लिए जो हम उपकरण लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, उनसे भी आग लगने की संभावना रहती है। या खाना पकाते समय सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या आ जाती है, एक ही कमरे में यदि चूल्हा भी लगा हुआ है और साथ में गैस का सिलेंडर भी रखा हुआ है, तो कहीं थोड़ी सी पाइप यदि वहाँ से लीक हो जाती है सिलेंडर की, तो चूल्हा साथ में कहीं उसी कमरे में जल रहा है तो वहाँ से अग्नि जो है वहाँ पे चल जाती है और उससे ज़्यादा हानि के चांस बढ़ते हैं। और तीसरा हमारे जो बिजली के उपकरण होते हैं,
वो कमज़ोर तारें लगा देना, सस्ती तारें लगाना या पुरानी लगी हुई हैं, या फिर ज्वलनशील पदार्थ रखना वहाँ पर, पेट्रोल है, डीजल है या कोई मिट्टी का तेल वहाँ अग्नि के पास रखना, या फिर जलती हुई बीड़ी या सिगरेट या दिया सलाई जहाँ मर्जी फेंक देना। किसी का घास रखा हुआ है, वहाँ पर बीड़ी पीने वाले ने माचिस की तिल्ली जलाई और वैसे ही फेंक दी नीचे, वहाँ पर आग लग जाती है, ये भी एक क्षति है। तो हम किस प्रकार से इसको कम कर सकते हैं? आग लगने के जो गर्मी में सब ज़्यादा घटनाएं हमारे सामने आती है, हम जो कारण हैं उनसे हम बचें। सबसे पहले तो हम रसोई घर में बड़ी सतर्कता रखें, उपकरणों को सही रखें। हम अग्नि को ऐसे ही उसको ना जलाए रखें जिससे तूफान आ गया, हवा चली, उससे भी घर जलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से उपाय करके, और जंगलों में हम कृपा करके आग ना लगाएं। आपने देखा होगा आपके घर के जिसके घर के आसपास जंगल है वहाँ पर आजकल आग बहुत लगती है। लोग किस लिए लगाते हैं? ताकि जो ऊपर से कूड़ा करकट पड़ा हुआ है वो पत्ते जल जाएं और उनके लिए अच्छी घास बन जाए। ये अपने स्वार्थ के लिए जंगली जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनके जीवन को खतरे में डालते हैं। तो उससे हम बचें। अगली जो सबसे बड़ी आजकल जो महामारी में जिसकी बात कर रहा हूँ, कोरोना, यह चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिकों का एक करतूत कहूँगा मैं इसको। उनके द्वारा ये भेजा हुआ वायरस पूरे विश्व में, और आजकल देखा आपने दूसरी जो लहर है, जो एक उसका विकृत स्वरूप है, भारतवर्ष ने इसको चपेटने में लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इससे बचें। सरकार के द्वारा बताए गए जो नियम हैं, मास्क हमेशा प्रयोग करें। उसके बाद आप 2 गज की दूरी की बात करते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, घर से बाहर बहुत कम निकलें। बेहद आवश्यक होने पर ही आप अपने घर से बाहर जाएं, बाजार में जाएं, भीड़ में ना जाएं, भीड़ इकट्ठी ना करें। जो सरकारी आदेश आपको दिए जाते हैं उनका पालन करें। ये महामारी मानव जनित है, मानव के दुष्कर्मों का परिणाम है जिसको पूरा विश्व झेल रहा है। तो इससे उपाय यही है कि आप इससे बचें, सरकार के नियमों का पालन करें, और जिन जिन को वैक्सीन लगनी है, जिन जिन को इंजेक्शन लगना है 18 साल से ऊपर की उम्र का, कल से यानी कि 1 मई से सरकार के द्वारा आपको इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी लगाएं, बिना डरे लगाएं आप, ताकि आप में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ताकि हमारा जो भारत है वो रोग मुक्त हो, इस महामारी से मुक्त हो, इस महामारी का नाश हो। और दूसरा, हम लोग सजग रहें, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और दुरुस्त करें, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएं, उपकरणों की संख्या बढ़ाएं। जैसे आजकल ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी पड़ी हुई है कि लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। तो इन आपदाओं से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, पहले हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। और विद्यालय स्तर पर बच्चों, मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि विद्यालय में जो आपके शॉर्ट सर्किट की बात है, या आग लगने की बात है, या भूकंप की कोई ऐसी आपदा आती है, आप मॉक ड्रिल किया करें। आप अपने आदरणीय गुरुजनों के जो संदेश होता है, जो मार्गदर्शन होता है, उसका पालन करें, अपनी एक टीम बनाएं, और समय समय पर आप इसके लिए एक जागरूकता अभियान आप चलाएं, ताकि विद्यालय में किसी प्रकार की आपदा आने पर कम से कम जोखिम हो, कम से कम हानि हो। तो आज मैंने आपके सामने आपदा के बारे में चर्चा करी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वयं भी इसके बाद अपनी पुस्तक पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे, और अपने आसपास के क्षेत्र को और अपने विद्यालय को आपदाओं में कम से कम क्षति होने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।